हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज किस तरह से रहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, और क्राइटेरिया के बाद हम इनकी रेंज और डोमेन इस वीडियो के अंदर अपन डिसाइड करेंगे। वीडियो लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड अपन बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले इन्वर्स फंक्शन लेते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में, किसमें, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है आपने फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स में एक टाइप था वन वन। वन वन का मतलब हुआ कि फंक्शन था आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर x की वैल्यूज ली थी और रेस्पेक्टिव आपको y की वैल्यू यानी ये डोमेन और ये रेंज आपको मिला था। मान लीजिए कि मैं डोमेन की 3 वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 और रेस्पेक्टिव रेंज में वैल्यू आ रही है a b c। तो वन वन का मतलब था कि वो हर एक x की रेस्पेक्टिव आपको y की यूनिक इमेज मिले। ये वन वन फंक्शन था। अब इस वन वन में दूसरा था वर्ड ऑन टू। कौन सा? एक दूसरे टाइप का फंक्शन था ऑन टू। ऑन टू का मतलब है कि x की हर एक वैल्यू के रेस्पेक्टिव आपको y के अंदर एक वैल्यू मिले। यानी y के अंदर एक भी मेंबर अगर मान लो ब्लैंक रह जाता, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक d एक्स्ट्रा लेता हूँ, तो ये फंक्शन आपका अब ऑन टू नहीं है, क्योंकि a है वो 1 की इमेज है, b वो 2 की इमेज है, c वो 3 की इमेज है, बट d किसी की इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे दीज आर नॉट ऑन टू। तो ऑन टू होने के लिए ये d का यहाँ से हटना बहुत जरूरी है। अब ये ऑन टू हो गया। और वन वन और ऑन टू वाले फंक्शन को अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाई मतलब टू, यूं समझ लीजिए आप, टू नेचर है इसकी। वन वन पहली नेचर और दूसरी ऑन टू। दो नेचर को ये होल्ड करता है। ऐसे फंक्शन को अपन ऑन टू बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा इनवर्स फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर आप डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करें तो आपका फंक्शन इस तरह से बन जाएगा x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है। अब ये जो आपका एरो है, ये एरो आपका इधर से न्यू टर्न हो जाएगा, इतना सा चेंजेस आ जाएगा। ये इनवर्स फंक्शन है। क्योंकि दोनों तरफ हर एक मेंबर एक दूसरे की यूनिक इमेज है, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मेंबर अपना लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। अब इनवर्स फंक्शन में यानी आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन इनवर्स तब होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव तब होता है जब वो वन वन और ऑन टू होता है। चलिए अब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखते हैं, क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्सिएबल है, यानी वो इनका इनवर्स निकल सकता है। चलिए पहले अपन ये डिस्कस करते हैं। आप क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 पढ़े थे, साइन से लेके आपने कोसेक तक, याद कीजिए उनकी इमेज, उनके ग्राफ आप याद कीजिए। उनके ग्राफ में आपने एक नेचर गौर से देखा होगा कि कर्व काफी थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद कर्व अपने आप रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो कर्व रिपीट होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं। रेस्पेक्टिव रेंज तो आपको फिक्स वैल्यूज मिल रही है, परंतु डोमेन के मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो उस वक्त अपन कहेंगे कि इन जनरल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्सिएबल नहीं है। तो फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? बिल्कुल अपन पढ़ रहे हैं, परंतु अगर अपन डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक अपन रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, तो वो वन वन ऑन टू फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा और उस वक्त अपन उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर अपन डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से साइन के फंक्शन से पूरा समझा देता हूं कि वो इनवर्सिएबल साइन क्यों नहीं है। इन जनरल आपने पढ़ा था y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। जब इसका आप ग्राफ लिखें तो ग्राफ इस तरह से, ये वैल्यू 0, नेक्स्ट पाई बाई 2, अगली पाई, 3 पाई बाई 2, रेस्पेक्टिव 2 पाई, और आगे ये 5 पाई बाई 2। ग्राफ को ढंग से देखना, ये वैल्यू यहां पर मैक्सिमम 1 और नीचे ये -1। y इक्वल्स टू साइन x है। आपने कर्व लिया, कर्व अपना इस तरह से चला था, पाई बाई 2 पे 1, वापस पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, वापस 2 पाई पे 0 और 5 पाई बाई 2 पे ये +1 था। इधर लेफ्ट में जब ये आता है तो ये वैल्यू थी -पाई बाई 2 और लेफ्ट में ये -1 को टच करता है। क्लियर? अब आप इस पूरे फिगर को गौर से देखना, इस ग्राफ को ढंग से देखना। मैं अगर कहूं कि x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं -1 से लेके +1 के बीच में, ठीक है, कहां से? मैं पाई बाई 2 कर लेता हूं, -पाई बाई 2 से लेके +पाई बाई 2 तक लेता हूं। तो देखिए -पाई बाई 2 पे कितना था? -1, और +पाई बाई 2 पे कितना हो रहा है? ये +1। मुझे ये वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं वापस वही
इस तरह से इमेज बनाऊं, ये x और ये रेस्पेक्टिव मुझे y मिल रहा है, तो मेरे x की वैल्यूज क्या हुई, -π/2 प्लस π/2, रेस्पेक्टिव मुझे इमेज -1 और +1 ये मिलती जा रही है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कोई बात नहीं, ये 1 1 on 2 आपको दिख रहा है। बट थोड़ी देर बाद आप आइए, आप जो कर्व को यहां से देखोगे, कहां से, 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में, यानी कि आपने कर्व लिया 3π/2 से लेके 5π/2 तक, तब भी आप देख रहे हैं कि रेस्पेक्टिव रेंज जो है वो -1 से +1 ही आ रही है। देखिए गौर से, 3π/2 पे वैल्यू -1, 5π/2 पे वैल्यू +1, तो क्या हुआ, यहां पर दो मेंबर आपने और इंसर्ट किए, 3π/2 और 5π/2, इनकी भी इमेजेस रेस्पेक्टिव यही -1 और इधर से ये +1। तो क्या अब ये फंक्शन 1 1 on 2 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर -1 दो एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज होगी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कर्व आपका इन्फिनिट तक चलता रहता है, ये कंडीशन वापस रिपीट होती जाएंगी। तो ये फंक्शन इन जनरल y = sin x इन्वर्सिबल नहीं है, तो इसको इन्वर्सिबल करने के लिए अपने को ये चीजें हटानी पड़ेगी। ये हटा दी और अपन ने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहे। तो उस वक्त ये हर एक वैल्यू के रेस्पेक्टिव आपको यूनिक इमेज मिलेगी और उस वक्त ये फंक्शन 1 1 एंड on 2 की तरह ट्रीट करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ इस छोटे से एग्जांपल से ये समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन जनरल इन्वर्सिबल नहीं होते हैं, उनका इन्वर्स नहीं निकलता है, बट अगर उनके डोमेन को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो इन्वर्सिबल है और उस वक्त उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल आपने y = sin x का देखा, क्लियर है। अब इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखें? इसका इन्वर्स फंक्शन आप ऐसे लिखेंगे, ये जो y = sin x है, इसमें अगर आपने y = sin इनवर्स ऑफ x लिखा, ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो गया। अब इन्वर्स फंक्शन एक एग्जांपल में आपको वापस मैं बता देता हूं कि इसके रेंज और डोमेन अपन वापस लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपन ने डोमेन और रेंज लिखे थे, अब अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज लिखेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं किस तरह से अपन इनके डोमेन एंड रेंज लिख पाएंगे, कहाँ कहाँ अपने को ध्यान रखना है, और आपको यह भी ध्यान रहे कि प्रिंसिपल वैल्यूज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अपन एक टेबल बना लेते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स फंक्शन है 6 के 6 उनकी एक टेबल बनाते हैं, इनके डोमेन और रेंज अपन फाइंड आउट करते हैं। चलिए टेबल में सबसे पहले वैल्यू में इंसर्ट करता हूं। अच्छा, यहां लिख देता हूं मैं डोमेन, ठीक है, इधर रेंज और इधर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहली वैल्यू लेते हैं अपन, पहला फंक्शन अपना y = sin इनवर्स x। अब इसकी डोमेन और रेंज अपन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट y = cos इनवर्स x। इस तरह से अपन आगे रिमेनिंग 4 वैल्यूज को और अपन निकाल लेंगे। tan इनवर्स x की वैल्यू चलती जाएगी। चलिए, अगर y = sin इनवर्स x का निकालना है तो अपन क्या ध्यान रखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने कर्व देखा था कि याद कीजिए, जो मैं y = sin x के लिए जब मैंने लिखा था उस वक्त आपको याद होगा कि x की वैल्यू जो थी वो -π/2 से लेके +π/2 तक अपन ने रेस्ट्रिक्ट कर दी। तो वो उस वक्त इस फंक्शन का क्या था, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। वो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, रेंज, क्योंकि इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जो पहले डोमेन था मेन फंक्शन में वो अब रेंज बन गया, और जो पहले मेन फंक्शन में रेंज थी वो अब डोमेन बन जाएगी। तो आपका ये रेंज को अपन बोलेंगे ये प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे अपन, ये प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि फंक्शन रिपीट होता है और आपने मेन फंक्शन में डोमेन रेस्ट्रिक्टेड किया तो इसकी रेंज भी ये प्रिंसिपल वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड होगी, और वो मिलेगी आपको -π/2 से लेके +π/2 तक। ओके, चलिए अब इसका डोमेन देखते हैं अपन। डोमेन क्या था रेस्पेक्टिव, ये था -1 से लेके +1 तक। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आपको ये समझ में आ गया। मान लीजिए आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होती है π/2। कैसे, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू जब 1 होती है तो उसका इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2। क्लियर? पहला केस अपना क्लियर, फर्स्ट केस अपना क्लियर हो गया। चलिए अपन सेकंड नंबर को लेते हैं। सेकंड नंबर फंक्शन को लें। सेकंड नंबर फंक्शन के अंदर y = cos इनवर्स x। अब cos का कर्व दिमाग में लाइए, चलिए मैं बना लेता हूं। cos का कर्व इस तरह से था, ये 0, यहां π/2 और ये पाई। cos का कर्व यहां से स्टार्ट हुआ। आप दिमाग में लाइए कि cos 0 की वैल्यू 1 थी। ओके, चलिए 1 थी तो ये यहां से टॉप पे गया, फिर वापस बॉटम पे आया, यानी π/2 पे 0 हुआ और ये नीचे गया।
ये वैल्यू अपनी 1 और ये नीचे वाली वैल्यू अपनी -1। तो अब देखिए कंप्लीट वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, आपको 0 से लेके पाई तक मिल रहा है। ओके, अब ये जो मेन फंक्शन अगर y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपन लिखें तो इसमें x की वैल्यू क्या इंसर्ट हो रही है, 0 से लेके पाई तक। देखिए 0 पर वैल्यू कितनी थी, +1, और पाई पे कितनी हुई, -1। तो +1 से -1 यानी एंटायर रेंज मिल गई अपने को। तो ये मेन फंक्शन का जो डोमेन था अब वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगी आपकी 0 से लेके पाई, दोनों वैल्यू अपनी इंक्लूडेड है। और रेस्पेक्टिव डोमेन क्या मिला, कॉस की भी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है, तो ये अपना डोमेन आ गया। सेकंड वैल्यू भी अपनी क्लियर, समझ में आ रहा। समझिए अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप रेस्पेक्टिव मेन फंक्शन लीजिए, वहां से टैली कीजिए, वहां जो डोमेन आ जाएगा वो यहाँ रेंज हो जाएगा, और वहां जो रेंज थी वो यहाँ डोमेन हो जाएगा। इस तरह से आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। थर्ड वैल्यू लूं मैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। tan फंक्शन तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर के फंक्शन tan की जो वैल्यू निकालेंगे अपन वो किस तरह से निकालेंगे। देखिए tan की वैल्यू अपन याद करें, हाँ tan भाई 0 से लेके 90 तक मैक्सिमम रेंज यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक कवर कर रहा था, बट ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू थी। नेगेटिव वैल्यू के लिए अपने को -π/2 तक जाना पड़ा था। ठीक है, तो उस वैल्यू को अपन समझने के लिए, चलो मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ग्राफ ही बना लेता हूँ। ये देखिए आप tan का ग्राफ, tan की वैल्यू 0 और यहाँ π/2। ठीक है, वैल्यू जाके चलती रहेगी और इधर ये -π/2। tan का कर्व इस तरह से था, आप tan के कर्व को याद कीजिए कि tan का कर्व अपना यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और π/2 पे वो मैक्सिमम को कवर कर रहा था। ओके, रेस्पेक्टिव इधर आएंगे अपन तो इधर वो वैल्यू इस तरह से दी नीचे जाएगा, ये कर्व आपका इस तरह से नीचे जाएगा। तो क्या हुआ, आपको एंटायर वैल्यू मिल गई -π/2 से लेके +π/2। इसके बीच की सारी वैल्यूज को देखिए, ये कंप्लीट वैल्यू को कवर कर रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर हर एक वैल्यू आ रही है, सारे रियल नंबर आ रहे हैं। वाई एक्सिस पे देख लीजिए आप, हर जगह टच कर रहा है, ये +1 भी कर रहा है, +2 भी कर रहा है, प्लस में 1000 को भी करेगा, माइनस में भी हर जगह टच कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एंटायर रियल नंबर अपने को मिलेंगे। तो इसका डोमेन क्या हुआ, एंटायर रियल नंबर। और रेस्पेक्टिव इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज होगी -π/2 से लेके +π/2 तक। बताइए ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज, क्योंकि -π/2 और +π/2 भी नॉट डिफाइन था। नॉट डिफाइन इज नॉट ए रियल नंबर, तो यहां पर ये रहेगा आपका ओपन ब्रैकेट। क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये वैल्यू दोनों इंक्लूड नहीं है। तो ये तीसरे नंबर का फंक्शन का काम हो गया। चलिए चौथे नंबर का निकालते हैं अपन। फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ नंबर में क्या होगा। फोर्थ नंबर का फंक्शन है अपना cot x, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। इसकी अपन रेंज और डोमेन निकालते हैं। वापस इसका ग्राफ देखें, कॉट का ग्राफ आप याद कीजिए। अच्छा, अगर आपने ग्राफ 11th क्लास में नहीं बनाया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास में ग्राफ बनाना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसके बिहाफ पे ही अपन डिसाइड कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा हिंट है अपने लिए। ये वैल्यू थी 0, यहाँ था π/2 और यहाँ था पाई। ठीक है, कॉट का फंक्शन आप दिमाग में लाइए। कॉट sin 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन थी और कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन थी। तो आपका कर्व इस तरह से आ रहा था और आके यहाँ पर π/2 पे वो 0 हुआ, यहाँ से फिर नेगेटिव में गया और पाई के ऊपर वो इस तरह से माइनस में गया। ये कॉट का कर्व था, tan का जस्ट उल्टा। यहाँ पर अपने को वैल्यू क्या समझ में आ रही है कि ये 0 से लेके पाई तक कवर कर रहा है, तो इसकी आप रेंज लिखेंगे, वो रहेगी 0 से लेके पाई। क्या 0 और पाई दोनों इंक्लूड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों के ऊपर नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट को जा रहा है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट बनेगा। क्या बनेगा, ये ओपन ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सारी वैल्यूज अपन देखें इस कर्व के ऊपर। एक कर्व हर बार आप टच करोगे तो हर बार टच करने पर आपको लग रहा है कि ये वाई एक्सिस पर हर जगह टच करेगा। हर जगह टच करेगा मतलब वाई एक्सिस पर सारी वैल्यू मिलेगी, और वाई एक्सिस इटसेल्फ क्या है, एक रियल नंबर का कलेक्शन। तो इसीलिए इसका डोमेन बनेगा आर। ठीक है, होप सो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब दो बचे अपने पास, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x और लास्ट बचा है y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। पहले मैं लेता हूं सेक इनवर्स x को, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। ये थोड़े से दोनों मुश्किल हैं, दोनों को समझने में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी। वैसे इतनी बिल्कुल टफ भी नहीं है। और मैं लास्ट लिख लेता हूं y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये दो वैल्यूज अपन लास्ट में लेते हैं। अब मैं सेक का पहले बात करूं, सेक का अपन कर्व बनाते हैं।
कर्व यहाँ पर स्पेस देखिए, छोटे से स्पेस पे बना रहा हूँ मैं, ये π/2, 0 था ये पाई, और इधर ये -π/2 और ये -π। ठीक है, कॉस सेक का याद कीजिए, सेक की वैल्यू क्या थी, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कर्व की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही थी और नॉट डिफाइंड की तरफ जा रही थी। क्लियर? ऐसी ही प्रिंसिपल ब्रांच एक आपकी इधर आ रही थी और यहां से वो यूं जा रहा था। तो क्या अपन इस पर्टिकुलर इससे अपन रेंज डिसाइड करें? नहीं, इससे अपन रेंज डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारी वैल्यू देखिए y के ऊपर यानी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये -π/2 से लेके +π/2 तो आपका होगा ही नहीं। तो इसकी ब्रांच को निकालने के लिए अपन देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए सेक होता है नेगेटिव, ASTC रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर ये वैल्यू है -1 है, तो कर्व आपका -1 पे ये यहां से ऐसे स्टार्ट होगा और पाई के ऊपर ये जस्ट -1 को टच कर लेगा। तो देखिए अब इस 0 से लेके पाई तक को गौर से देखिए, यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है और इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। तो अपन इसका जो डिसाइड करेंगे अपन रेंज, वो होगी 0 से पाई। आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? 0 से लेके पाई तक सारी वैल्यू आ रही है। अब 0 से पाई में क्या 0 आपका और क्या पाई, ये दोनों इंक्लूड हैं? यस हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, एक जगह 1 और एक जगह -1 आ रही है। तो यहां पर आप बनाएंगे क्लोज ब्रैकेट। क्या बनाएंगे? क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। परंतु इसके बीच में देखिए 0 से लेके पाई तक की जर्नी में बीच में एक π/2 आ रहा है और π/2 के पर वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए अपने को इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ये आपके रेंज का हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड कोई रियल नंबर नहीं होता है, तो अपन ने ये माइनस कर दिया। क्लियर? अब देखिए अपन बात करें कि इसका रेस्पेक्टिव डोमेन क्या है। तो डोमेन में देखिए आप यहां पर इस पूरे 0 से लेके π/2 में जब मैं कर्व के ऊपर कहीं से भी टच करने की कोशिश करता हूं तो y एक्सिस को हर जगह टच कर पा रहा हूं, सिर्फ टच नहीं कर पा रहा हूं तो -1 और +1 के बीच की वैल्यू को। तो आप कैसे लिखोगे इसको? ये बनेगा ऑल रियल नंबर माइनस क्या होगा, -1 से लेके +1, ये आपका माइनस हो जाएगा। ध्यान रहे माइनस होने वाली चीज ओपन ब्रैकेट है क्योंकि +1 और -1 खुद आपके इस इनवर्स फंक्शन के डोमेन के हिस्से हैं, इसलिए आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट माइनस करेंगे, जिसमें यानी सारे रियल नंबर में से सारे नंबर माइनस हो रहे हैं -1 से लेके +1, बट खुद दोनों -1 और +1 यानी बॉर्डर वैल्यूज माइनस नहीं हो रही है। चलिए लास्ट रहते हैं अपन y = cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का अगर आप कर्व बनाए यानी y = cosec का, तो देखिए cosec का कर्व भी बना के बता रहा हूं। जिस बच्चे को कर्व बनाना आएगा वो डोमेन रेंज में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से निकाल लेगा। ये 0 यहाँ पर π/2, नेक्स्ट वैल्यू आपकी पाई, ये 3π/2 और इधर ये 2π। ठीक है? अच्छा, कोसेक की वैल्यू दिमाग में लाइए, कोसेक 0 ही नॉट डिफाइन था और कोसेक 90 की वैल्यू 1 थी, यानी कि यहाँ पर नॉट डिफाइन से स्टार्ट हुआ और ये π/2 पे ये 1 हो गया और यहां से फिर वैल्यू आपकी इधर टर्न हुई ऊपर की तरफ। ये कोसेक का कर्व है बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा। तो क्या अपन वैल्यू 0 से लेके पाई तक की ले? बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि इस पर सिर्फ देखो y एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव पार्ट को टच कर रहा है। नेगेटिव पार्ट को टच कराने के लिए अपने को यहाँ पर पीछे की तरफ आना पड़ेगा, -π/2 की तरफ। -π/2 की तरफ आएंगे तो ये कर्व आपका यहाँ से -π/2 पे -1 को टच करता हुआ निकल जाएगा। तो वैल्यू देखिए ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी, डोमेन और रेंज। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें कि इसका रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज देखिए आप, वैल्यू कौन सी इंक्लूड हो रही है, -π/2 और से लेके +π/2 तक सारी वैल्यू आ रही है। क्या ये दोनों खुद इंक्लूड हो रहे हैं? यस, इंक्लूड हो रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर वैल्यू 1 और -1 आ रही है। तो आप ब्रैकेट कैसा बनाओगे? क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। क्लोज ब्रैकेट के अंदर देखिए इस पूरे ब्लॉक के अंदर नॉट डिफाइन कहाँ आ रहा है, नॉट डिफाइन इस बीच वाली लाइन पे आ रहा है और ये बीच वाली लाइन कौन है आपका, 0। तो इसमें से अपन माइनस करेंगे 0 को। किसको माइनस करेंगे? 0 को। ओके, अब बात करते हैं अपन इसके डोमेन की। तो इसका डोमेन देखिए, सारे रियल नंबर में से कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है इसमें। देखिए आप दोनों जो ब्रांचेज, ये जो कर्व है यहाँ से मैं y एक्सिस को हर जगह टच कर रहा हूँ, इस ब्रांच से y एक्सिस को हर जगह टच कर रहा हूँ, बट मैं -1 और +1 के बीच में वापस टच नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने के तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो पहले आप ग्राफ बनाना सीखें मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वहां से आप इस चीजों को कैच कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला वीडियो
अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हाँ एक चीज़ गौर करें, उससे पहले क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक बार आप याद कर लेना, क्योंकि उनको अपन बार बार यूज करेंगे। वही sin 2a cos 2a tan 2a sin of a plus b cos of a plus b, वो वट जो भी फॉर्मूलाज थे वो सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।